हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक। प्रस्तावना हम लोगों ने समाप्त कर ली। कुछ लिख लेंगे कि किसने किसने क्या क्या कहा, किसको, प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना संबंधित जो भी प्रश्न आएगा बना लेंगे। ठीक, प्रस्तावना की अवधारणा संबंधित मैंने कल आपको एक प्रश्न दिया था। ठीक है, यदि मैं लिखता तो कैसे लिखता वो मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ। तो उसके पहले लिख लेंगे कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा। ठीक है, पहला, प्रस्तावना को कुछ कहने वाले व्यक्ति का नाम है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा था, लिखना, कि संविधान हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिबिंब है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर थॉट्स एंड एस्पिरेशंस, या आवर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, जो भी लिखना लिख सकते हो। लिखना, संविधान हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिबिंब है। Constitution is the reflection of our thoughts and aspirations. Thoughts and aspirations, स्वप्नों और विचारों का प्रतिबिंब है। विचार को मैं थॉट कह रहा हूं और एस्पिरेशन को क्या कह रहा हूं, स्वप्नों को क्या कह रहा हूं, एस्पिरेशन। क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है, चलो, ये हो गया अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। ठीक है, इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है के एम मुंशी। क्या नाम है? के एम मुंशी। इन्होंने प्रस्तावना को, के एम मुंशी ने प्रस्तावना को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री। राजनीतिक जन्मपत्री या राजनीतिक जन्म कुंडली, राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। के एम मुंशी, डिनोटेड प्रीएम्बल एज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। जन्मपत्री समझते हो, ज्योतिष वोतिष लोग देखते हैं ना, जन्मपत्री, राजनीतिक जन्मपत्री। कि राजनीति की जन्मपत्री है कौन? प्रस्तावना। ठीक है, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है अर्नेस्ट बारकर। क्या नाम है बेटा? अर्नेस्ट बारकर। और अर्नेस्ट बारकर ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो कुंजी नोट है, संविधान का क्या है? कुंजी नोट। दैट कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, प्रस्तावना, दैट मींस द प्रीएम्बल इज गाइड नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। तो यहां भी प्रस्तावना लिखना ना, मैंने शायद संविधान कह दिया था। प्रस्तावना, प्रस्तावना के बारे में बात हो रही है ना। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, प्रस्तावना के बारे में बात हो रही है कि प्रस्तावना को क्या क्या कहा है ना। प्रस्तावना क्या है? हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिबिंब है। प्रीएम्बल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर थॉट्स एंड एस्पिरेशन। तुम लोग बहुत जो हो, लिख भी दे रहे हो। हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रस्तावना क्या है? राजनीतिक जन्मपत्री है। किसकी जन्मपत्री? जैसे हम लोग की जन्मपत्री बनती है, ज्योतिष बनाता है, तो प्रस्तावना जन्मपत्री है किसकी? संविधान की। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है। ठीक है, प्रस्तावना, प्रीएम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया? तीसरे नंबर पर कि अर्नेस्ट बारकर ने क्या कहा कि प्रस्तावना कुंजी नोट है किसका? संविधान का। प्रीएम्बल इज अ गाइड नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया? तुम इतने सीरियस क्यों दिख रहे हो यार? ये सीरियस आपको बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा लग रहा है एकदम टेंशन में। अरे क्लास में टेंशन नहीं लेना है, टेंशन तब लो जब अपने टेबल में बैठे हो। उस समय मोबाइल हाथ में आए तो टेंशन आना चाहिए, उस समय कोई दोस्त डिस्टर्ब करे तो टेंशन आना चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे नाटक करने की जरूरत नहीं, आराम से रिलैक्स होकर बैठो। समझ में आ गया? ज्यादा टेंशन मतलब बेटा, चिंता चीता सामान याद रखना। इस एग्जाम में ये कोई 1 महीने 2 महीने का एग्जाम नहीं है, फिर 6 महीने 1 साल का एग्जाम नहीं है। ये लंबा समय लेता है, थोड़ा सा 1.5 साल 2 साल का समय लेता है, और तब तक के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। ऐसे टेंशन लोगे तो 6 महीने के अंदर स्वाहा हो जाओगे, और आप टैलेंटेड होते हुए भी एग्जाम में फेल हो जाओगे। हमने बहुत समय हो गया पढ़ाते हुए, तो बहुत सारे बच्चों को देखा जो टैलेंटेड बच्चे भी, गाइडेंस सिर्फ पढ़ाई गाइडेंस नहीं है, आपको
अपने आप को मेंटेन करना, ये सबसे बड़ी बात है। मैं बहुत टैलेंटेड लोग को देखा हूं फेल होते हुए, और बहुत गधे लोग को देखा हूं पास होते हुए, बहुत गधे लोग को। ठीक है, तो याद रखना ये एग्जाम इंटेलिजेंस का है ही नहीं। आपके अंदर जितनी भी क्षमता है, मैं मानता हूं क्षमता है आप सभी के अंदर, लेकिन एग्जाम क्षमता का है ही नहीं। एग्जाम किसका है? कंसिस्टेंसी का। ठीक है, आपसे गलतियां होंगी, उन गलतियों में लगातार क्या करना है? सुधार करना है। जो उसमें हार मान गया वो इस एग्जाम के लिए मिसफिट है, समझ जाओ। वो इस प्रशासनिक सेवा के लिए बना ही नहीं, क्योंकि आप जिस दिन तहसीलदार की कुर्सी पर बैठोगे, ठीक है, आपको तो लगेगा कि मैं बस बन गई हूँ क्या तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर, लेकिन ऐसे ऐसे छुड़भैया नेता आएंगे, ऐसे ऐसे वकील आएंगे जिनको आपको क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। तो यदि आप टेंशन लोगे तो एक दिन उस कुर्सी पर बैठ नहीं पाओगे। डीएसपी मेरे एक भैया हैं, तो वो जब यहाँ एएसपी थे तो मैं उनसे मिलने गया था, तो उस समय बोल रहे थे कि हाँ सर, वो उसको बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया है। बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया मतलब कोई अप्रवासी यहाँ पर बिना वीजा के गैर कानूनी तरीके से छत्तीसगढ़ में आ गया था, बिलासपुर में, तो उसको डिपोर्ट किया कहाँ? बांग्लादेश वापस। तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं आपके पास में। सोचो आपका मेंटल लेवल कितना पीस में रहना चाहिए। तो आराम से पीस में बैठो, रिलैक्स होकर पढ़ो, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। क्लियर? टेंशन तब होना चाहिए जब आप अपनी टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है कि नहीं? समझ रहे हो जी? आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, आप ही बोल रहा हूँ, ठीक है? अर्नेस्ट बारकर, कुंजी नोट। अर्नेस्ट बारकर ने क्या कहा? संविधान की प्रस्तावना को कुंजी नोट, दैट प्रीएम्बल इज अ गाइड नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि पूरी किताब नहीं पढ़नी तो अजय माला पढ़ लो, तो पूरा संविधान यदि नहीं पढ़ना है तो क्या पढ़ लो? प्रस्तावना को पढ़ लो। आपको कम से कम प्रस्तावना की भावना समझ में आ जाएगी। अब आपके पास तो ऑप्शन नहीं ना, आपको तो पढ़ना ही है आपके एग्जाम में। लेकिन मान लीजिए आपको अपने पिताजी को, जो ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं लेकिन संविधान नहीं जानते, तो उनको यदि आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ा दो तो वो खुश हो जाएंगे देख के कि प्रस्तावना में ऐसा ऐसा लिखा है कि हमारे संविधान में ऐसी ऐसी बातें। जितने लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि भाई धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। जितने लोग लिखते हैं उनमें से कोई नहीं पढ़ा हुआ होता। वैसे कई लोग लिखते हैं पहले संविधान पढ़ के देखो। पहले तूने खुद पढ़ लिया क्या संविधान? तुमने खुद पढ़ लिया क्या संविधान? और संविधान नहीं, चलो प्रस्तावना पढ़ ली, क्या याद है क्या प्रस्तावना? अरे जन गण मन की तरह याद होना चाहिए क्या संविधान की प्रस्तावना? अपने एग्जाम के लिए नहीं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और आपको तो डबल फायदा है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले बेटा, पहला नंबर 1 पे कौन? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या कहा? प्रस्तावना को भारत के स्वप्नों और विचारों का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ द थॉट्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। प्रीएम्बल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? दूसरा, के मुंशी। इन्होंने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान की क्या है? जन्मपत्री है। क्या है? जन्मपत्री है। इट इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 3 पर अर्नेस्ट बारकर। इन्होंने क्या कहा? कि प्रस्तावना एक कुंजी नोट है, या प्रीएम्बल इज अ गाइड नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक। चलिए, अब हमको यदि लिखना होता, यदि मैं लिखता तो कैसे लिखता? लिखेंगे, संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा के महत्व को समझाइए। 2021 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ। संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्शन ऑफ प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखना कि गोलकनाथ मामले में, या ऐसा लिखो, पहला पॉइंट मूल आत्मा, ठीक है, सोल लिखना। गोलकनाथ मामले में 1967 इन द गोलकनाथ केस, संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। इन द गोलकनाथ केस, preamble is denoted as the soul of the constitution। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरा, संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या, जिसको अपन लोग संविधान का निर्वचन भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कहना, लिखना, बेरूबारी मामले में
बेरुवारी मामले में कहा गया, इन द बेरुवारी केस इट वाज सेड दैट संविधान के अस्पष्ट स्थानों के लिए, संविधान के अस्पष्ट स्थानों की व्याख्या के लिए, संविधान के अस्पष्ट स्थानों की व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। इन द बेरुवारी केस इट वाज सेड दैट, इन द बेरुवारी केस इट वाज सेड दैट for the interpretation of the constitution, preamble can be used. Preamble can be used. तीसरा, नेचर ऑफ इंडिया, भारत की प्रकृति। इसको भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखना प्रस्तावना भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति। अब यहाँ पर भारत की प्रकृति लिखा और अंदर आप क्या लिख रहे हो, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कम शब्दों में लिखना है कि नहीं, तो हेडिंग डालना, क्या बोले, संविधान प्रस्तावना भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति, फिर आपको याद होना चाहिए और लिखो, मैं देख रहा हूँ याद है कि नहीं, ठीक है, लिखो प्रीएम्बल डिनोट्स द इंडियन पॉलिटी एज, लिखो तो देखता हूं कितना याद करके आए हो, एज। भैया आप कल भी गलत लिखे थे, कल भी समाजवादी शुरू किए थे, कल भी मैंने ठीक किया, देखो कल वाला आंसर दिखाओ, अपना कल वाला आंसर दिखाओ, एक बार दिखाओ, एक बार कल वाला आंसर। देखो यहां भी देखो, मेरे अभी तक याद है कि आप संविधान की प्रकृति क्या बताया, देखो समाजवादी शुरू किए थे, संपूर्ण प्रभु संपन्न नहीं लिखे थे, ठीक है, और ऊपर में लिखे हो संपूर्ण प्रभु संपन्न। भैया ऊपर में क्यों लिखे हो, संविधान की प्रकृति है ना, ये शक्ति का स्रोत थोड़ी संपूर्ण प्रभु संपन्न, ये संविधान की प्रकृति है, मतलब भारत की प्रकृति है, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या बताइए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लिखो ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरिन, समाजवादी, सोशलिस्ट, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गुड, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, बढ़िया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, भारत की प्रकृति। फिर लिखना संविधान के उद्देश्य, मैं क्या लिखे, प्रस्तावना भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बताता है, ठीक है। इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं, पहले वैसी वॉइस में क्या लिख दिया कि द प्रीएम्बल डिनोट्स द इंडियन पॉलिटी एज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्लियर हो गया, बताता है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, बताता है, ठीक, बाद में लिखना पड़ेगा। फिर संविधान के उद्देश्य लिख लेना, प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य, प्रीएम्बल एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य, न्याय ब्रैकेट में लिखना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, एक्सप्रेस द objectives of the constitution as justice ब्रैकेट में, social, economic and political, न्याय ब्रैकेट में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक मत लिख लेना कौन लिखा था कल, धार्मिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कॉमा कॉमा, स्वतंत्रता, लिबर्टी, लिखो क्या क्या है इसके अंदर ब्रैकेट में, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार,
उद्देश्य नहीं बेटा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्लियर हो गया? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फ्रीडम, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्लियर हो गया? ठीक है, धर्म के लिए बिलीफ शब्द यूज हुआ है, ना कि फेथ शब्द यूज हुआ है, ना कि रिलीजन। क्लियर हो गया? और साथ ही क्या लिख लिया? समानता, इक्वालिटी ऑफ, प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा और अवसर की, है ना, और बंधुता बताता है। अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, है ना, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ड लिमिट के अंदर आपको लिखना है। यदि आपको लगता है कि मैं वर्ड लिमिट के अंदर लिख सकता हूँ, क्योंकि आपके पास कितने शब्द बेटा 125, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। बंधुता क्या लिख सकते हो? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, ब्रैकेट में। क्लियर हो गया? ठीक है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको ऐसे ही लिखना है, इससे भी अच्छा आंसर आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट पे लिखेंगे तो बहुत अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, पहला क्या कहा? मूल आत्मा, दूसरा संविधान की व्याख्या, तीसरा भारत की प्रकृति, चौथा संविधान के उद्देश्य, पांचवा संविधान, फिर वही बात, लागू होने की तिथि। कौन बोला लागू होने की तिथि? लागू हुआ था इसे, संविधान निर्माण की तिथि, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेटा 26 नवंबर। वो तो मैंने आपको इसलिए बताया कि मान लो प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन आ जाता है आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो आप 26 नवंबर बोलोगे, क्योंकि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, और 395 में से 15 अनुच्छेद कल लिखवाए थे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379 बेटा, 380, 388, 391, 92, 93, ये 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, इसलिए आंशिक रूप से लागू हुआ था। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। संविधान निर्माण की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी। द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949। एडॉप्शन क्यों कह सकता हूं मैं? क्योंकि लिखा हुआ है डू हियर बाय एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एडॉप्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बना। इनेक्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पार्शियली क्या हुआ? इनेक्ट हुआ। और गिव टू आवरसेल्व्स मतलब हमको क्या करना है? इसको आत्मार्पित करना है, यानी अपने जीवन में उतारना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो पहला हो गया क्या? मूल आत्मा, दूसरा संविधान की व्याख्या, तीसरा भारत की प्रकृति, चौथा संविधान के उद्देश्य और पांचवा संविधान निर्माण की तिथि। मोटा मोटी बताओ कितने नंबर शब्द कितने हो गए? मोटा मोटी आपको ऐसे गिनते नहीं रहना, मतलब अपने कॉपी में वहां पर एक लाइन में आप जितने लिखते हैं उस हिसाब से। हाँ, 2 लाइन एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, तो देखो अब आपको अवधारणा में एक तो मूल आत्मा क्या लिख दिया, फिर संविधान की व्याख्या, फिर भारत की प्रकृति, उद्देश्य, संविधान निर्माण की तिथि। कुछ छूटा क्या? कुछ छूटा? इसमें एक चीज और लिख सकते हैं। हाँ बोलो। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हिस्ट्री। अब मैंने कहा ना आपके पास स्पेस बचेगा ही बचेगा। ठीक, अभी हमने लगभग मेरे ख्याल से 70-80 शब्द लिख लिए होंगे। 125 तक जरूरी नहीं 125 तक जाना, 105 में भी कहानी खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें सारी बातें आ जानी चाहिए। तो मैंने मूल आत्मा से शुरू किया, आप किससे शुरू कर सकते हो? उद्देशिका प्रस्ताव से। जैसे कल कुछ लोगों ने उद्देशिका प्रस्ताव से शुरू किया था, बहुत बढ़िया लिखा था। ठीक है, हिस्ट्री से किसी भी आंसर को यदि शुरू करोगे आप, खासकर लॉन्ग आंसर को, तो बड़ा प्रभावी होता है। और हर जगह आपको ये अपॉर्चुनिटी अवसर नहीं मिलेगा कि आप हिस्ट्री से शुरुआत कर सको। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी अवसर है। जब मैं कह दूं आपको 10 मार्क्स में मूल अधिकारों को उल्लेखित करो, क्या हिस्ट्री से आप उसमें भी कर सकते हो, बताऊंगा अभी मूल अधिकार पढ़ेंगे तो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो देखो मूल आत्मा, संविधान की व्याख्या, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान निर्माण की तिथि। नंबर 6 पर लिखना प्रस्तावना का स्वरूप।
क्या लिखोगे? प्रस्तावना का स्वरूप। सब चीजों को इसमें इंक्लूड करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। प्रस्तावना का स्वरूप, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीएम्बल। लिखना प्रस्तावना का स्वरूप। 13 दिसंबर 1946 प्रस्तावना का स्वरूप 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाए गए उद्देशिका राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी बोल रहा हूं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाए गए उद्देशिका प्रस्ताव, आपकी बहुत खराब है। लाए गए उद्देशिका प्रस्ताव, कौन कहता था पहले लड़कियों की राइटिंग सुंदर होती है। लाए गए उद्देशिका प्रस्ताव से प्राप्त होता है। The structure of the preamble is derived. The structure of the preamble is derived from the objective resolution passed by Pandit Nehru in the Constituent Assembly. On 13th of December 1946. On 13th of December 1946. क्लियर हो गया प्रस्तावना का स्वरूप। अब नंबर अगला लिखना प्रस्तावना का विचार, थॉट ऑफ प्रीएम्बल। क्या लिखोगे? अमेरिका के संविधान से, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। फिर लिखना प्रस्तावना का की भाषा, कहां से? ऑस्ट्रेलिया। बस खत्म करो बात, इतने में भर जाएगा आपका स्पेस, ठीक है ना। हाँ लिख सकते हो शक्ति का स्रोत। देखो बेसिकली शक्ति का स्रोत भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहीं पे लिख सकते हो, मतलब यदि आपको अलग से पॉइंट नहीं बनाना है, आपको जगह नहीं बचेगी, तो आप यहीं लिख सकते हो कि संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, जो संविधान की शक्ति का स्रोत किसको बताती है? भारत के लोगों को। या इसको आप प्रस्तावना की विचार में लिख सकते हो, या अलग से पॉइंट बना के। मैंने कहा ना कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि आपको कैसे पॉइंट लिखना। देखो 10 में 10 तो किसी को नहीं मिलता, लेकिन आपने 8 पॉइंट ऐसे लिख दिए कि सामने वाले टीचर को लगा कि कम से कम इसको मैं कितना नंबर दे दूं? 8 नंबर दे दूं। समझ में आया? ये स्ट्रेटेजी है बेटा। 10 पॉइंट आप नहीं लिख रहे हो, लिख भी नहीं सकते, इतना स्पेस भी नहीं आपके पास में। आपने 8 पॉइंट लिख दिए और उसको लग रहा है कि यार 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो चेकर के मन में तो रहता ही है ये चीज, चाहे वो कोई भी उसको वो मिला हो, फॉर्मेट मिला हो, चेकर के मन में है, ठीक है। तो 10 नंबर में आपको कितना नंबर दे देगा? 8 नंबर दे देगा। तो चलो 2 पॉइंट और लिख ही लेते हैं। क्या? संविधान की शक्ति का स्रोत, ये डायरेक्ट लिख लो इसमें कि प्रस्तावना संविधान की शक्ति का स्रोत किसे बताती है? भारत के लोगों को बताती है। Preamble denotes the source of power of the Constitution as the people of India. As the people of India. हाँ, 1 मिनट।
बढ़िया, 110 शब्द हुए हैं, मतलब और 15 शब्द हम लिख सकते हैं, ठीक है, और 15 शब्द, 125 शब्द मैं आपको मैं लिखवा रहा हूँ। क्लियर? देखो अपने आप लिखा रहा है, ठीक, तो आपके मन में भी ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, आप लिख लेते। प्रस्तावना शक्ति का स्रोत किसको बताती है? भारत के लोगों को बताती है। और अंतिम में आपके पास 15 शब्द और बचे हैं, तो क्या लिख दो कि, या छोटा लिखना है तो अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा है बेटा? कुंजी नोट कहा है। अर्नेस्ट बार्कर हैज डिनोटेड जी, प्रस्तावना संविधान की शक्ति का स्रोत भारत के लोगों को बताती है। The preamble denotes the source of the power of constitution as the people of India। ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर said that the preamble is the guide note to the constitution। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, 125 शब्दों में हमने लिख लिया, उसी के अंदर ही अंदर, समझ गए? ऐसे आपको हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट इसमें नहीं छूट रहा। उद्देश्य का प्रस्ताव भी आ गया, भारत में संविधान की शक्ति का स्रोत भी आ गया, ठीक है, मूल आत्मा भी आ गया, उद्देश्य भी आ गया, प्रकृति भी आ गया, ठीक है, और क्या आ गया? साथ ही साथ संविधान निर्माण की तिथि भी आ गई, संविधान की व्याख्या भी आ गई। ठीक, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से केस में कहा गया? बेरूबारी केस में कहा गया। बेरूबारी में ये भी कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन अस्पष्ट व्याख्याओं के लिए संविधान की इसका उपयोग किया जा सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो इस प्रकार से आपको एक अपने आंसर को बढ़िया, बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास करना है, ठीक है? हाँ, तो यदि आपके पास नॉलेज होगा तो आप इस तरीके से पॉइंट में लिख पाएंगे, नहीं तो गप मारोगे। नॉलेज होगा भाई तो आप पॉइंट में लिखोगे, और नहीं है नॉलेज तो क्या करोगे? गप मारोगे, उसमें लिखोगे। किसमें? आप खुद सोचो, आप एक चेकर, आपके पास में कॉपी आ रही है, आप अपनी खुद की कॉपी देखो, क्या आप उसमें नंबर दोगे? 7 नंबर 8 नंबर देने लायक है आपकी कॉपी? यदि नहीं है तो क्या होगा कि मेरे को नंबर मिले एक्स्ट्रा, तो मैं उस दिशा में प्रयास करूं। आई शुड वर्क इन दैट डायरेक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, जितना प्रभावी, सबसे एक ही एग्जांपल है, कोई नहीं कि भाई पॉइंट में, पैराग्राफ में कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? प्रेजेंटेशन। और पॉइंट में जो लिखता है वो ये दिखाता है कि कम से कम इसको जानकारी बहुत है, और जिसको ये जानकारी बहुत है, कहीं ना कहीं माइंडसेट में रहता है कि इसको नंबर भी ज्यादा प्राप्त होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग प्रस्तावना से आगे बढ़ रहे हैं, और आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है, सब चिर परिचित हैं इस टॉपिक से, जिसका नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार। मैं चाह रहा हूं, क्योंकि आपका प्रीलिम्स सामने आने वाला है और मेंस तो पढ़ना ही है, हम लोगों मेंस पढ़ ही रहे हैं, एक एक चीज हम लोग देख रहे हैं, ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाए। संवैधानिक विकास का जो इतिहास है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। लास्ट में मतलब हमारे सिलेबस के लास्ट में, जब कुछ लोग आना बंद कर देंगे। समझ में आया कि प्रीलिम्स आ रहा है? ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो हम लोग उसको लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? संवैधानिक विकास का इतिहास, और वापस से फिर प्रस्तावना को लिंक करेंगे। ये अपना पढ़ने का तरीका रहता है, यदि नहीं भी ऐसा होता तो प्रस्तावना से हम शुरू करते हैं, ठीक है, और संवैधानिक विकास के इतिहास में खत्म करके फिर प्रस्तावना को क्या करते हैं? लिंक करते हैं। ठीक, एक ये पैटर्न होता है पढ़ाने का। एक दूसरा पैटर्न होता है, मूड के ऊपर डिपेंड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, पर ये मूड के ऊपर डिपेंड नहीं, ये आपके लिए कि आने वाले समय में प्रीलिम्स आने वाला है, तो ये मेन टॉपिक सारे आपके कवर हो जाए, और उसके बाद हम लोग लास्ट में किसको पढ़ लेंगे? संवैधानिक विकास के इतिहास को। तो दोनों की आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि कटु सत्य तो ये है कि जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तब तक मेंस का मंजीरा बजाने कोई मतलब नहीं। समझ में आ गया? ठीक, मूल अधिकार। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अधिकार क्या होते हैं। अधिकार बताइए भाई, अधिकार क्या होता है? आपको क्या लगता है? हम रिलैक्स होकर बताओ, कोई टेंशन नहीं, डरो मत, घबराओ, बोलो। क्या कर सकते हैं? घूमने का, रहने का। और बताओ,
देखो हम लोग मांग करते हैं किसी भी चीज की, जैसे घर पे रहते हैं तो मांग करते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, मुझे कोको में एडमिशन लेना है, पैसे चाहिए, टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेना है, पैसे चाहिए। आप मांग करते हैं, जो आपका परिवार स्वीकार कर लेता है वो मांग आपकी क्या बन जाती है? अधिकार। तो अधिकार वे मांगे हैं जिन्हें समाज अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। क्या बोला मैंने? अधिकार वे मांगे हैं जिन्हें समाज अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। डिमांड्स, राइट्स आर द डिमांड्स which are accepted by the society। क्या बोला मैंने? अधिकार वे मांगे हैं जिन्हें समाज अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। तो एक तो हो गया जिसको समाज ने क्या प्रदान कर दी? स्वीकृति प्रदान कर दी। लेकिन अब समाज में तो बलि प्रथा को भी स्वीकार किया गया। बलि प्रथा को स्वीकार किया गया, लेकिन क्या बलि प्रथा संविधान के अनुसार सही है? नहीं। संविधान में जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वह कहता है कि दुधारू और वाहक पशुओं के वध का निषेध, सिर्फ गैया के वध का निषेध नहीं करता बेटा, है ना। प्रोहिबिशन ऑन द स्लॉटर ऑफ मिल्किंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स, यानी बकरी भी क्या है? दुधारू है, तो मिल्किंग एनिमल्स है, और इनके वध का क्या किया गया है? निषेध। तो कानून इसको मान्यता प्रदान नहीं करता, लेकिन समाज इसको क्या प्रदान करता है? मान्यता। तो हर अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं होता। क्या बोला मैंने? हर अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं होता। अधिकार वे मांगे हैं जिनको समाज अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। डिमांड्स आर द राइट्स आर द डिमांड्स व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। लेकिन इसमें से, इन अधिकारों में से जिन अधिकारों को कानून मान्यता देता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कानूनी अधिकार। समझ में आई मेरी बात? अधिकार वे मांगे हैं जिसको समाज अपनी स्वीकृति प्रदान करता है, उसको जिसने कानूनी रूप दे दिया तो क्या कहलाएंगे? कानूनी अधिकार। क्या कहलाएंगे? कानूनी अधिकार। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, रहने का अधिकार, इसको कानून मान्यता प्रदान करता है, तो ऐसे अधिकार क्या कहलाएंगे? कानूनी अधिकार। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको समाज अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करता, तो वो परंपरागत हो गए। क्या हो गए बेटा? परंपरागत अधिकार। तो यदि पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आ रही है, तो बेटा भी काटेगा और बोलेगा कि ये हमारी कुल देवी है और ये क्या मांगती है? बलि मांगती। भले कानून उसकी मान्यता न देता हो। इन अधिकारों में से जिसको कानूनी स्वरूप प्रदान कर दिया गया वो क्या कहलाएंगे? कानूनी अधिकार। क्या कहलाएंगे? कानूनी अधिकार। अब देखो, कानूनी अधिकारों में भी, लीगल राइट्स के अंदर भी दो प्रकार के अधिकार हैं। एक कहां? संविधान के अंदर, इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा संविधान के बाहर। एक संविधान के अंदर इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। आउटसाइड का एग्जांपल मेरे को बताओ, संविधान के बाहर। अभी जो आप बोल रही सब संविधान के अंदर है, बताओ। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ये संविधान के अंदर है क्या? ये संविधान के अलग एक कानूनी अधिकार है। आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, ये संविधान के अंदर है क्या? संविधान के बाहर, आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन क्या है? एक कानूनी अधिकार है। जितने भी सारे अधिकार हैं, टोनही प्रताड़ना अधिनियम, ये किसके अंतर्गत है? संविधान के अंतर्गत है क्या? नहीं, संविधान के बाहर है, लेकिन क्या है? कानूनी अधिकार है। तो दो प्रकार के कानूनी अधिकार होते हैं, एक जो संविधान के अंदर है और एक जो संविधान के बाहर है। जो संविधान के अंदर है, इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी संवैधानिक अधिकार। और जो संविधान के बाहर है उनको हम लोग बोलते हैं गैर संवैधानिक अधिकार। क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक अधिकार, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मत लिख लेना, असंवैधानिक नहीं बोल रहा हूं। असंवैधानिक मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, गैर कानूनी। समझ में आया? जैसे कोई लड़का यहां सिगरेट जला ले, समझ में आ रहा है सर? ये क्या है? ये असंवैधानिक बेटा। क्या है ये? असंवैधानिक, गैर कानूनी। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। वैसे तो पब्लिक प्लेस में भी पीना क्या है? गैर कानूनी, लेकिन लोग पीते हैं। ठीक। संवैधानिक अधिकार जो संविधान के अंदर है, गैर संवैधानिक अधिकार जो संविधान के बाहर है। जो संविधान के अंदर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संवैधानिक अधिकार। जो संविधान के बाहर उनको क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक अधिकार। इसलिए कई बार, क्योंकि ये भी कानूनी और कानून को विधि भी बोलते हैं, इसलिए इनको कई बार क्या कह दिया जाता है? सांविधिक अधिकार भी कहा जाता है। लेकिन कानून के साथ, संवैधानिक नहीं है लेकिन क्या है? सांविधिक है, विधि के साथ सांविधिक अधिकार। ठीक है, या स्टैट्यूटरी राइट्स। क्या बोलते हैं इनको? स्टैट्यूटरी राइट्स।
क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी राइट। सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो संविधान के अंदर वो क्या कहलाए? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार जो संविधान के बाहर है वो क्या कहलाए? गैर संवैधानिक या सांविधिक अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्लियर हो गया? ठीक। क्या है भैया अधिकार? अधिकार क्या है? क्यों दूसरा सोच रहे हो? क्यों दूसरा सोच रहे हो? मुझे ये बताओ, जो सोचना है वो अपने पढ़ाई के टेबल में सोचो। जब पढ़ा रहे हैं तो क्यों दूसरा सोच रहे हो? कल ये भी कुछ और सोच रहा था। जैसे कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त आएगा ना भैया। तुम इतना मतलब एक बात बताओ यार, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तुमको मैं पूछ रहा हूँ तो तुमको उसको बताना चाहिए। तुम अपना दे रहे हो, बताओ भैया। अधिकार वे मांगे हैं जो समाज उसको स्वीकृति करता है। वेरी गुड। अधिकार वे मांगे जिनको समाज अपनी क्या प्रदान करता है? स्वीकृति प्रदान करता है। इस अधिकार को यदि क्या दे दिया गया? कानूनी रूप, तो क्या कहलाएगा? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? एक जो संविधान के अंदर, दूसरा जो संविधान के, हम अब मूल अधिकार तक पहुंचे नहीं, आप मूल अधिकार तक पहुंच रहे हैं। मैं बेस से शुरू कर रहा हूं, आप सीधा मूल अधिकार पे जाना चाहते हैं। मैं भी शुरू कर दूं। भाग 3 में 1235 के अंदर मूल अधिकार दिए गए। समझ में आया? ये मेंस की क्लास है बेटा, ये प्रीलिम्स की क्लास नहीं है। थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक से चीजों को पढ़ना है, ठीक है? 14, 15, 16, 17 नहीं, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ आई मेरी बात? ठीक। दो प्रकार के, एक कानूनी, एक जो संविधान के अंदर है संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो संविधान के बाहर है गैर संवैधानिक यानी सांविधिक या स्टैट्यूटरी। समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखो संवैधानिक अधिकारों के अंदर संविधान में कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग। कितने भाग हैं? 22 भाग। 22 भागों में से यदि 21 भाग में कोई अधिकार वर्णित है तो उसको तो मैं क्या बोलूंगा? संवैधानिक अधिकार बोलूंगा। उसको तो मैं क्या बोलूंगा? संवैधानिक अधिकार। लेकिन वे संवैधानिक अधिकार जो कौन से भाग में वर्णित हैं? भाग 3 में वर्णित है। वे संवैधानिक अधिकार, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वे संवैधानिक अधिकार क्या कहलाएंगे? मूल अधिकार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मूल अधिकार। अब यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं मूल अधिकार क्या है। समझ में आ गया? सबसे पहले मैंने क्या कहा? अधिकार वे मांगे जिन्हें समाज अपनी क्या प्रदान करता है? स्वीकृति प्रदान करता है। राइट्स आर द डिमांड्स व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। दूसरा, यदि उन राइट्स को क्या मिल गया? समाज ने माना तो क्या हो जाएगा? परंपरागत। लेकिन यदि कानून ने उनको स्वीकृति दी तो क्या कहलाएंगे? कानूनी अधिकार या लीगल राइट्स। लीगल राइट्स में भी जो संविधान के अंदर है उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार। जो संविधान के बाहर है उनको क्या बोलेंगे? गैर संवैधानिक अधिकार या सांविधिक अधिकार, स्टैट्यूटरी राइट्स। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी। समझ में आ गया? अब ये जो संविधान के बाहर इनकी हमने बात कर ली, अब जो संविधान के अंदर उनकी बात करते हैं। संविधान के अंदर जो संवैधानिक अधिकार है वो 2 प्रकार के हैं। एक जो संवैधानिक अधिकार है जो 21 भागों में वर्णित है, 1 से लेकर 2, 3 को छोड़ के 4, 5, 6, 7, 22 तक। समझ में आया? ये सारे क्या है? संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जैसे संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। अभी हम लोग पढ़ेंगे संपत्ति का अधिकार था, पहले क्या था? मूल अधिकार था। पहले क्या था? मूल अधिकार। बाद में क्या बना दिया गया? संवैधानिक अधिकार। क्या बना दिया गया? संवैधानिक अधिकार, क्योंकि भाग 3 से निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब देखो भाग 3 में जो भी संवैधानिक अधिकार, जो भी संविधान के अंदर अधिकार है वो यदि भाग 3 में वर्णित है तो उनको क्या बोलेंगे? मूल अधिकार। समझ में आ गया? ठीक है। तो ऐसे संवैधानिक अधिकार जो भाग 3 में वर्णित है हमको क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। ठीक। अब हम लोग शुरू करते हैं मूल अधिकार। तो यदि मुझे अब मूल अधिकार पता चल गया कि है क्या, तो मुझे पता चल गया कि मूल अधिकार कौन से भाग में वर्णित है? भाग 3। भाग 3। मूल अधिकारों की यदि मुझे परिभाषा लिखनी है तो पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मूल अधिकार क्या है। सबसे पहली बार, मूल अधिकार किसमें उल्लेखित है? संविधान में उल्लेखित है। सबसे बड़ी बात, मूल अधिकार किसमें उल्लेखित है? संविधान में उल्लेखित है। संविधान के बाहर नहीं है, संविधान में उल्लेखित है। तो पहली बात यह हो गई कि ये दे आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। अभी तक मैंने इतना ही जाना है मूल अधिकारों के बारे में। दूसरा,
अब ये अधिकार भले ही इनको कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया है, लेकिन ये मांग आज से नहीं है, ये मांग तब से है जब से प्रकृति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। इसलिए ये अधिकार प्राकृतिक और नैसर्गिक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? प्राकृतिक और नैसर्गिक, यानी दीज आर नेचुरल राइट्स। बेटा ये जो मूल अधिकार हैं वे कैसे अधिकार हैं? दे आर नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक एवं नैसर्गिक, प्राकृतिक और नैसर्गिक। और प्रकृति न सिर्फ हमारे तन का बल्कि हमारे मन का भी क्या करती है? विकास करती है। तो ये किसमें सहायक है? ये हमारे बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक है। ये हमारे बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक है। मीन्स दे आर हेल्पफुल इन द ethical and cultural development of a person। ठीक है, ethical and cultural development of a person, that means ये उसके व्यक्तित्व विकास में सहायक है। बेटा किसमें सहायक है? व्यक्तित्व विकास, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, व्यक्तित्व विकास अर्थात ये उसके व्यक्तित्व विकास में सहायक है। इंपॉर्टेंट इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। सीजीपीएससी में एक साल क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स के अंदर कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। उसमें 4-5 स्टेटमेंट लिखे थे। पहला था कि मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित हैं। दूसरा, मूल अधिकार लोकतांत्रिक हैं। तीसरा, मूल अधिकार व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं। चौथा, मूल अधिकार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो इन तीनों चीजों के अलावा आपको कुछ नहीं, ध्यान नहीं रखना है। पहली बात क्या, संविधान के भाग 3 में क्या है? उल्लेखित है। ठीक है। दूसरा, प्राकृतिक और नैसर्गिक है, नेचुरल राइट्स है। ठीक है। और तीसरा, बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास में क्या है? सहायक है। दे आर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एथिकल डेवलपमेंट। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट, है ना। एथिकल, मॉरल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, दैट इज पूरे व्यक्तित्व विकास में सहायक है। दे आर यूजफुल इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। समझ में आ गया? क्लियर हुआ यहां तक? ठीक। अब इनको मूल अधिकार क्यों कहते हैं और ये बाकी संवैधानिक अधिकारों से अलग क्यों है? क्योंकि मान लीजिए आपकी संपत्ति, मान लीजिए इसने 10 एकड़ खेत खरीद लिया। क्या खरीद लिया? 10 एकड़ खेत। यदि वहां से हाईवे बनेगा, क्या बनेगा? हाईवे। तो सरकार इसके खेतों को इससे छीन सकती है। हाँ, इसको मुआवजा जरूर मिलेगा। आप गांव में सुनते होंगे, यह विकट गरीब रहीस एक जमीन बेचा गे, एक करा बहुत पैसा आ गया। सुने हो कि नहीं? जमीन बेचा के सरकार से उसको बहुत मुआवजा मिला, सरकार से उसको क्या मिला? बहुत पैसा मिला। इसके संपत्ति का अधिकार, क्योंकि मूल अधिकार नहीं है इसलिए इससे छीना जा सकता है। यदि वो मूल अधिकार होता तो उससे छीना नहीं जा सकता। आ रही मेरी बात समझ में? यानी अगला पॉइंट लिखना क्या, कि सरकार नागरिकों को मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। सरकार नागरिकों को मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्राइव द सिटीजन्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्लियर हो गया? 4 पॉइंट मैंने बोला। क्या बोला? पहला, ये संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। दूसरा, ये प्राकृतिक और नैसर्गिक है, यानी प्रकृति प्रदत्त है। ठीक है। तीसरा, ये बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास में क्या है? सहायक है। नहीं चाहिए? बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास में क्या है? सहायक है। दे आर हेल्पफुल इन द मॉरल, एथिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, अर्थात ये उसके व्यक्तित्व विकास में सहायक है, ये उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सहायक है। और चौथा पॉइंट मैंने क्या बोला? सरकार नागरिकों को मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। समझ में आ गया? ठीक। एक बार ध्यान से देख लो इसको। ठीक। पहला, संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। दूसरा क्या है? प्राकृतिक एवं
नैसर्गिक है। तीसरा बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास में यानी व्यक्तित्व विकास में क्या है, सहायक है। और चौथा सरकार नागरिकों को मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? चलिए एक एक पॉइंट बताएंगे, चार आप लोग एक पॉइंट बताएंगे फटाफट। पहला तीसरा, दूसरा नैसर्गिक, तीसरा बिना देखे बताओ। व्यक्तित्व के विकास में सहायक है अर्थात बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास। चौथा सरकार व्यक्ति के नागरिकों के मूल अधिकारों से उसको वंचित नहीं कर सकती। अंग्रेजी वाले कौन कौन है? 1 2 3। चलिए बताइए, चौथा मैं बता दूंगा। फर्स्ट आप बताइए बेटा, इंग्लिश में, हिंदी में बता दो। भाग 3 में वर्णित है, मेंशन इन द पार्ट 3। इट इज नेचुरल, फंडामेंटल राइट्स आर नेचुरल, है ना? आप एथिकल नहीं बेटा, एथिकल, मॉरल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। एथिकल लिख लेना, एथिकल, ETHICAL। आप बताइए लास्ट। उस राइट से तुम तो इंग्लिश मीडियम वाली थी। गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे द फंडामेंट। हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, मातृभाषा क्या है? हिंदी। और मातृबोली छत्तीसगढ़ी, क्योंकि छत्तीसगढ़ी को अभी भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, हालांकि हम उसको क्या मानते हैं? राजभाषा, लेकिन भारतीय संविधान उसको राजभाषा का दर्जा नहीं देता। भारतीय संविधान में टोटल कितनी है? जितने संविधान में भाग हैं 22, उतनी ही राजभाषाएं हैं 22। तेलुगु, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, ये सारे, मैथिली, पाली, है ना, बोडो, डोगरी, संथाली, नेपाली, ये सारी क्या है? राजभाषाएं। इसका मतलब क्या है कि सरकारी कामकाज इन भाषाओं में हो सकता है। यूपीएससी के एग्जाम में आप किसी भी भाषा में पेपर लिख सकते हो। इवन छत्तीसगढ़ में भी आप छत्तीसगढ़ी में एग्जाम नहीं लिख सकते। कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ी क्या है? बोली है। जिस दिन छत्तीसगढ़ी राजभाषा बन जाएगी उस दिन आप छत्तीसगढ़ी में पेपर लिख सकते हो कि मूल अधिकार मन संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हावे एमन पराकृतिक हावे। तीसरा, एमन व्यक्तित्व के विकास में सहायक हावे। और लिख सकते हो सरकार एमन ला ले नहीं सके कुछ कर ले। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो 8वीं अनुसूची में जिस दिन हम लोग शामिल हो जाएंगे, है ना, 8वीं अनुसूची में जिस दिन छत्तीसगढ़ी भाषा शामिल हो जाएगी उस दिन वो भारत की राजभाषा बन जाएगी और फिर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं यहां भी, और यूपीएससी का भी एग्जाम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ क्या? ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं भाग 3 में सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 12 है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 12। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 35 तक। अनुच्छेद 12 क्या करता है? ये राज्य की परिभाषा देता है। क्या देता है? राज्य की परिभाषा, यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब से आपको स्टेट का मतलब पॉलिटी के अंदर राज्य नहीं समझना है। मतलब स्टेट का मतलब आपको क्या समझना है, ये आपको आर्टिकल 12 बताएगा। पहला, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। ठीक है, दूसरा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तीसरा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन समस्त निकाय यानी संस्था। ठीक है, पहला क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा एनी बॉडी
which is under the central government or all the bodies under the central government and state government. समझ में आ गया? ठीक, यानी केंद्र सरकार भी आएगी, राज्य सरकार भी आएगी, यानी जो भी सरकार से रिलेटेड है वो किसके अंतर्गत आएगा? राज्य। मान लो एक कंपनी ठेका लेकर के हाईवे का निर्माण कर रही, किससे? सरकारी ठेके पे, वो भी किसके अंतर्गत आएगी? राज्य की परिभाषा में। वो भी किसके अंतर्गत आएगी? राज्य की परिभाषा में। पंचायती राज, नगरीय निकाय, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य की परिभाषा में। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज और नगरीय निकाय, स्थानीय सरकार, ये भी इसके अंतर्गत आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन समस्त निकाय। क्लियर हो गया? ठीक। अब देखो 13 नंबर, अब मतलब समझ जाओ ना, यदि राज्य की बात होगी तो किसकी बात हो रही है? सरकार की। नंबर 13 वही कहता है क्या जो अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े थे मूल अधिकारों की परिभाषा में, कि राज्य बॉडी संस्था, बॉडी, निकाय है ना, नगरीय निकाय है ना, नगरीय निकाय। ठीक, इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ते हो? नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। राज्य कानून बनाकर भी मूल अधिकारों को छीन नहीं सकता। एकदम आसान भाषा में, स्टेट कैन नॉट टेक अवे, और एब्रिज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एब्रिज। एब्रिज मतलब ब्रिज तोड़ देना, एब्रिज अलग कर देना। ठीक है, स्टेट कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इवन बाय अ लॉ। ठीक है, राज्य कानून बनाकर भी मूल अधिकारों को छीन नहीं सकते, लेकिन कानून बनाकर संवैधानिक अधिकारों को छीन सकती। जैसे कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति। अब देखो 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। 13 क्या कहती है? राज्य कानून बनाकर भी मूल अधिकारों को छीन नहीं सकता। अब यहां से शुरू होते हैं मूल अधिकार। तो टोटल हमारे संविधान में पहले कितने मूल अधिकार थे? 7। कितने मूल अधिकार थे? 7। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, तो आप देखोगे अभी मेरे साथ कि कौन से अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार रहा होगा। सबसे पहला अधिकार है, टोटल अब कितने बचे? 6। राइट टू इक्वेलिटी बचा बेटा। क्या बचा? राइट टू इक्वेलिटी, यानी समानता का अधिकार। 14 से लेकर के 18। ठीक है, 14 से 18 राइट टू इक्वेलिटी। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। मैंने कहा आपको कि जो भाग 3 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार। क्या पढ़ रहे हैं? भाग 3 में मूल अधिकार। ये कौन से भाग में दिए गए? भाग 3 में। और भाग 3 के अंतर्गत कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। क्लियर हुआ? क्या बोला? समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा है ये राइट टू इक्वेलिटी। ये क्या है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वेलिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बेटा तीसरा है। ये देखो, ये स्वतंत्र समानता का, राइट टू स्वतंत्रता का, ये विरुद्ध, ये क्या है? विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 14। समानता का अधिकार, सभी में समानता होनी चाहिए, सबको क्या प्राप्त हो? स्वतंत्रता प्राप्त हो। सिर्फ देश को नहीं, देश के नागरिकों को भी स्वतंत्रता प्राप्त हो। शोषण नहीं होना चाहिए किसी का, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी। ठीक है, 14 वर्ष से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर हमारा जो देश है वो क्या है बेटा? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? सर्वधर्म समभाव। यदि हम धर्म निरपेक्ष होते तो राज्य का कोई लेना देना नहीं होता किससे? धर्म से। धर्म ग्रंथों के अनुसार चलता तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए है क्योंकि हमें क्या है बेटा? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। वी आर गिविंग राइट टू रिलीजियस फ्रीडम
only because we are a secular nation. And what kind of secular? पंथ निरपेक्ष kind of secular and not धर्म निरपेक्ष kind of secular. समझ में आ गया? ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, right to religious freedom, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक जी? 25 से 28, 25 से 28। पहला क्या है? समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, एकदम ध्यान से सुनते जाना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये 14 से 18, ये 19 से 22, ये 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक? 25 से 28, 25 से 28। पांचवा है संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। यह संरक्षण अल्पसंख्यकों को प्राप्त है बेटा। किसको प्राप्त है? अल्पसंख्यकों को, यानी वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, है ना, और अपनी शैक्षणिक संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, किसको है ये? अल्पसंख्यकों को, फॉर द माइनॉरिटीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार किसको? माइनॉरिटी। 29-30 किसमें दिया गया है? 29-30 संवैधानिक संरक्षण का अधिकार किसको? अल्पसंख्यकों को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, माइनॉरिटीज। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक। और हमारे यहाँ याद रखना, माइनॉरिटीज हम लोग क्या समझते हैं? मुस्लिम, सिख, ईसाई। भारत के संविधान में आर्टिकल 30 के अंतर्गत दो प्रकार के अल्पसंख्यक, वो लिखना मत, जब पढ़ेंगे तो लिखवाऊंगा। दो प्रकार के अल्पसंख्यक हैं, एक धार्मिक अल्पसंख्यक रिलीजियस माइनॉरिटीज, और दूसरा भाषाई अल्पसंख्यक यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जैसे छत्तीसगढ़ी में जो बंगाली बोलने वाले हैं वो क्या है? अल्पसंख्यक है। ओडिया बोलने वाले वो क्या है? अल्पसंख्यक है। उड़ीसा में हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक। बंगाल में हम लोग क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटी। दो टाइप की माइनॉरिटी की बात की गई है, एक धार्मिक और दूसरा भाषाई। एक धर्म के आधार पर, दूसरा भाषा के आधार पर। समझ में आ गया? तो पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, 25 से 28 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर द माइनॉरिटी, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। और 6वें नंबर पर है यदि बीमारी होगी तो क्या होगा? उसका उपचार होगा। और बीमारी एक ही जगह पैदा हो सकती है, कब? जब आर्टिकल 13 का उल्लंघन हो, यानी राज्य कानून बनाकर किसको छीनने का प्रयास करे? मूल अधिकारों को। यदि ऐसा होगा, ये बीमारी उत्पन्न करेगा कौन? स्टेट, राज्य। इफ द स्टेट विल ट्राई टू टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स, देन फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द रेमेडी देयर इज डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट। कौन है? डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट। आप देखे होंगे कभी भी कोई व्यथित व्यक्ति होता तो क्या कहता है? न्यायपालिका में जाऊंगा, वही में इंसाफ होगा। आज भी लोगों को न्यायपालिका के लिए क्या है? मन में इज्जत है, सम्मान है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भले विधायिका या कार्यपालिका यानी शासन और प्रशासन यदि उनके साथ गलत करता है तो न्यायपालिका उनका क्या करेगी? संरक्षण। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको मिला है? डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा आर्टिकल के तहत? 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। अब कौन सा एक आर्टिकल गायब दिख रहा है? बताओ जी। 31। उसी में क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसको भाग 3 से हटा दिया गया। तो भले वो संवैधानिक अधिकार जरूर है, पर अब वो मूल अधिकार नहीं है। यानी तुम्हारी संपत्ति को छीना जा सकता है। क्या देके? मुआवजा देके। बोल कितने की जमीन है? बोल बता कितने की जमीन है? समझ में आया कि नहीं? और आप मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकार है। क्या है? सरकार, जिसको आपने ही चुना है। क्या करके? वोट देके। अभी डाले 7 नवंबर को। किसी विधानसभा क्षेत्र में आता है? नहीं आता ना, मतलब उधर अंतागढ़ की नहीं हो ना कोई। ठीक, चलो कितने हो गए? 6 मूल अधिकार। ठीक है। 4 नंबर में पूछ चुका है, लिखना। 4 नंबर में पूछ चुका है, जहां पे लिखे वहीं पे मत लिख लेना कि संविधान में उल्लेखित
मूल अधिकारों को वर्णित करें। 4 नंबर में संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों को वर्णित करें। संविधान में उल्लेखित, वहीं पे मत लिखो ना जी, इधर बगल वाले में लिख लो, कुछ और लिख लेना वहां। संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों को वर्णित करें। Describe the fundamental rights given in the Constitution. Given in the Constitution. Define नहीं बेटा, describe, ठीक है। Describe the fundamental rights given in the Constitution. अब कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 4 नंबर का। 4 नंबर के लिए आपको कितना समय मिलेगा? 2 मिनट नहीं बेटा, 3 मिनट। भाई 1 मिनट 48 सेकंड का टाइम किसके लिए? दो रट लो बोला था, मजे में ले रहे थे तुम लोग, अब याद नहीं है। 1 मिनट 48 सेकंड 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। तो 1 मिनट 48 और 1 मिनट 48 कितना हो गया? 2 मिनट 96 सेकंड, तो 3 मिनट 36 सेकंड, ठीक है। तो चलिए 3 मिनट 36 सेकंड में आपको 4 नंबर के लिए क्वेश्चन लिखना है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए स्टॉप, हो गया समय। दिखाइए कितना लिखा आपने। लिख ही नहीं पाए, क्या बात है। हाँ, राइटिंग बनाने की कोशिश में नहीं, राइटिंग तो धीरे धीरे आएगी। देखो राइटिंग तो धीरे धीरे आएगी। कितने लोग कंप्लीट हो गया? बहुत सारे लोगों का कंप्लीट हो गया। देखिए राइटिंग बनाने की कोशिश में नहीं, आपने इतनी ज्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया। 4 नंबर में इतने इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों को वर्णित करिए, आपको 2 नंबर में पूछ सकता है। 2 नंबर में पूछेगा तो आर्टिकल लिखने की जरूरत
नहीं है। 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे लिखना, देखो यदि इसको 2 नंबर में पूछता है तो कैसे लिखना, लिखो 2 नंबर में, साथ ही साथ मेरे लिखते जाना। 2 नंबर में यदि पूछता है तो संविधान के भाग 3 में समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षण और संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। दो नंबर में संविधान के भाग 3 में समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षण और संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 शब्द, 30 शब्दों के अंदर हो गया मेरा काम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एक पॉइंट इसमें और जोड़ लेते सकते थे कि संविधान के भाग 3 में कुल 6 मूल अधिकार, अर्थात तो 25 26 27 28 29 30 शब्द हो गए। ठीक, संविधान के भाग 3 में कुल 6 मूल अधिकार अर्थात समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षण और संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। बात खत्म। ये 2 नंबर के लिए, कितने नंबर के लिए? 2 मार्क्स में। कितने शब्दों के लिए? 30 शब्दों। इन द पार्ट, समझ में आ रही मेरी बात? इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स विच आर, ऐसा लिखते हैं इंग्लिश में, विज राइट टू, अब जैसे मैंने यहां पे लास्ट में अधिकार लिखा था, आप पहले लिख दीजिए, राइट टू इक्वालिटी, कॉमा फ्रीडम, कॉमा अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कॉमा, बार बार यहां अधिकार नहीं लिखना है, वो अधिकार बड़ा हो जाएगा, 30 शब्द से आगे निकल जाओगे, कॉमा टू रिलीजियस फ्रीडम, फॉर कंजर्वेशन ऑफ constitutional conservation of minorities and for the constitutional remedies. ठीक है, क्लियर हो गया जी? हाँ, ये 2 नंबर में, 2 नंबर। 6 नंबर पूछा तो पहले देखता हूं आप लोग कैसे लिखे हो। अब देख लो अपने अपने सही स्तर पे, तो आप गलत लिखे हो, है ना, लास्ट वाला कुछ गलत लिखे हो, है ना। देखो 4 नंबर में लिखना है इसको, कैसे लिखोगे? 4 नंबर में 60 शब्दों के लिए। अब आपको पास डबल शब्द है, लेकिन एक तरीका मेरे को आपका बहुत अच्छा लगा लिखने का, तो तरीके से आपने लिखा है, बहुत बढ़िया तरीका है लिखना। संविधान के भाग 3 में या भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 6 मूल अधिकार वर्णित है। ये प्राकृतिक और नैसर्गिक अधिकार हैं जिन्हें राज्य
कानून बनाकर भी वंचित नहीं कर सकता। Under the part 3 of the Constitution, under Article 12 to 35, in the part 3 of the Constitution, total 6 fundamental rights are given. ठीक है। सर वहाँ पे मतलब ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि नागरिकों को प्राप्त, नहीं, मुद्दा यह है सिर्फ नागरिकों को प्राप्त इसलिए नहीं कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है। मूल अधिकार में 15, 16, 19, 29, 30, याद रखो। क्या बोला? 15, 16, 19, 29, 30। एक बार और बोलो। 15, 16, 19, 29, 30। ये सिर्फ किसको प्राप्त है? नागरिकों को। और बाकी जो है नागरिकों के साथ दूसरे लोगों को भी प्राप्त है। भैया विदेशी हमारे यहाँ घूमने आएगा, उसको थोड़े बहुत मूल अधिकार तो देने पड़ेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो 15, 16, 19, 29, 30 हमारे नागरिकों के लिए, बाकी सबके लिए, इसलिए नागरिक नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामान्य भाषा में लिख सकते हो, सामान्य भाषा में लिख सकते हो, लेकिन ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये दूसरे व्यक्तियों को भी प्राप्त है। ठीक है, अब मैं बताता, अब आपने पहले पूछ लिया तो मैंने पहले बता दिया। ठीक है, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 6 मूल अधिकार वर्णित हैं। ये प्राकृतिक और नैसर्गिक अधिकार हैं जिन्हें राज्य कानून बनाकर भी छीन नहीं सकता। इंग्लिश वाले लिख लिए? हाँ, ठीक है। Fundamental rights, 6 fundamental rights are mentioned under Article 12 to 35 in the Part 3 of the Constitution. These are natural rights. These are natural rights which the state cannot take away given by law. ठीक है। इसके बाद जो उन्होंने तरीका अपनाया बहुत बढ़िया, कि इधर आप क्या लिखेंगे? मूल अधिकार। ये लगभग 30 शब्दों की कहानी है। ये लगभग 30 शब्दों की कहानी है। अब लगभग 30 शब्दों की कहानी आपको यहां करनी है 4 नंबर में, 60 मार्क्स में। ठीक है, मूल अधिकार, और इधर क्या लिखना है? अनुच्छेद। ठीक है, पहला आप क्या लिखेंगे? समानता का अधिकार। कहां से कहां तक? 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार 30 से 24। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा, अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षण, प्रोटेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर द माइनॉरिटीज, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। बात खत्म हो गई। ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ? आराम से आपने 7 शब्दों के अंदर लिमिट में रहते हुए आपने बढ़िया आंसर समय सीमा को ध्यान में रखते हुए लिख दिया। क्लियर हुआ क्या? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने? 4 मार्क्स में ऐसे शुरू करना है। यदि ये पूछ लिया मूल अधिकार, और उसके बाद आप क्या बताएंगे? इस प्रकार से। अब आप इतना पढ़ लेंगे मूल अधिकारों को कि आपसे 10 नंबर में पूछे तो भी आप बता सकते हैं। 10 नंबर में पूछेगा तो फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 10 नंबर ज्यादा में पूछ नहीं सकता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो पूरा आप बता सकते हैं 14 से लेकर के कहां तक? 32 तक, जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक प्रकार का प्रश्न यहां से मूल अधिकार से इस प्रकार से बनता है कि जहां पूरे मूल अधिकारों को पूछा जाता है, और एक कहां से बनता है कि फिर समानता के अधिकार को वर्णित करिए 4 नंबर में। तो हम पढ़ेंगे 14, 15, 16, 17, 18। स्वतंत्रता के अधिकार को पूछ चुका है ना, राइट टू फ्रीडम को, इसको पूछ चुका है। ठीक है, 8 नंबर पूछ चुका है। कितने नंबर में? 8। 4 नंबर में पूछे चाहे 8 नंबर पूछे, हम बनाने में सक्षम है। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। तो कहां पे, जहां पे आपने जगह छोड़ी रही होगी, क्वेश्चन को लिखा होगा, जगह छोड़ी रही होगी, जैसे आप लोगों ने जगह छोड़ी होगी वहां पर इस चीज को लिख लीजिएगा। सबसे पहला तो हम लोग मूल अधिकारों के इतिहास में चलते हैं। मूल अधिकारों का इतिहास, 4 लाइन का इतिहास है इसका, मूल अधिकारों का इतिहास। तो जो जगह छोड़ी होगी आपने उसका यूटिलाइजेशन कर लीजिए। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द फंडामेंटल राइट। पहला 1895 में, कब बेटा? 1895 में बाल गंगाधर तिलक, हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 1895 में बाल गंगाधर तिलक, नाम सुना है कि नहीं? बाल गंगाधर तिलक ने मूल अधिकारों की मांग की। तो सर्वप्रथम in 1895 बाल गंगाधर तिलक
एडवोकेटेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स। सर्वप्रथम किसने मांग की? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। किसने मांग की? बाल गंगाधर तिलक। नंबर 2 पर 1928 में पंडित जवाहरलाल नहीं, मोती, इनके पिताजी का नाम क्या था? मोती। पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या नाम था बेटा? नेहरू रिपोर्ट। क्या नाम था? नेहरू रिपोर्ट। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने की बात की। In 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू demanded for the inclusion of fundamental rights in the constitution। ठीक है, demanded for the inclusion of fundamental rights in the constitution in 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू in his Nehru report demanded for inclusion of fundamental rights in the constitution। क्लियर हो गया? 1895 में प्रीलिम्स के लिए भी तैयार हो रहा है आपका और मेंस के लिए भी। ठीक है, 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने की मांग की या बात कही। क्या? तो संविधान बनाने की बात चल रही थी ना बेटा। आजाद भारत के लिए क्या होगा? आजाद संविधान होगा, आजाद संविधान होगा। ठीक है, तो जब आजाद भारत के लिए आजाद संविधान, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तब आप देखोगे कि आजाद भारत की मांग उठने लगी थी और आजाद भारत में संविधान की मांग भी उठने लगी थी। क्लियर हुआ? ठीक। जब बन जाएगा तो थोड़ी ना डालने के लिए बोलेंगे बेटा कि बन गई। क्या बन गई? नहीं, संविधान नहीं बेटा, अभी तो वो बनेगी घर में आपके सलोनी, है ना, संविधान तो बाद में बनेगा। और पूरा सलोनी बन गए और क्या डालना भूल गए? नमक। ऊपर से चाट के लगा खा रहे, अच्छा लगेगा? तो पहले बात की जाएगी ना, बाद में थोड़ी बात की जाएगी, बनने के बाद थोड़ी बात की जाएगी। ठीक। अब देखो, अब 1928 से ये आजादी का आंदोलन जोर पकड़ चुका था। आप पढ़ोगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब ये जोर पकड़ने लगा तो भारत की आजादी की बात हुई और सबको पता था कि आजाद भारत के लिए क्या होगा? आजाद संविधान। हम लोग जब संविधान बनाए थे तो कितने संविधान को खोल के बैठे थे? 60 संविधानों को, 60 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता हम लोग फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। जब कब हुई थी? 1789 में। हम लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए कहां से प्रेरित हैं? रूस की बोल्शेविक क्रांति जो कब हुई थी? 1917 में। आ रही मेरी बात समझ? तो प्रेरणा पहले ली जाती है, बाद में इंक्लूजन होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने की बात कही। तीसरा, 3 साल बाद इनकी बात को मान लिया गया। 3 साल बाद मतलब 1931 में। तो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ बेटा। क्या हुआ? कराची। आज कराची कहां पर है? पाकिस्तान में। उस समय भारत का अभिन्न हिस्सा था। ठीक है, कराची। तो कराची कोई भी अधिवेशन होता है तो उसके क्या होते हैं? अध्यक्ष। आप बताओ बेटा कौन थे अध्यक्ष कराची अधिवेशन के? लिखना। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित, या आयोजित मत लिखो, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों
संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। In 1931, under the chairmanship of सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? हाँ, महिलाओं ने दी थी। बारदोली, वेरी गुड, बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था और वहां की महिलाओं ने इनको सरदार कहा था। ठीक है, हालांकि ये गुजराती थे हालांकि ये क्या थे? गुजराती, पंजाब के नहीं थे सरदार, मतलब ये मत समझ लेना। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों संबंधी प्रस्ताव क्या किया गया? पारित किया गया कि अब मूल अधिकारों क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। इन 1931 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस, इन द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस। यहां भैया आप कांग्रेस का यूज कर सकते हो क्योंकि यहां पर कांग्रेस का ही कराची अधिवेशन होगा। मेरी बात समझ में आ रही? कल मैंने आपको बताया था परसों कि कांग्रेस सरकार नहीं लिखना है, यदि संवैधानिक मामला है। भैया आजादी के पहले की बात कर रहे हैं और आजादी के पहले एक ही बड़ी संस्था थी, कौन सी? कांग्रेस। और ये अधिवेशन भी किसके होते थे? कांग्रेस के। समझ में आया? तो ऐसे आप लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहां जहां पर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रखनी है, यानी जहां पर किसी पार्टी का नाम लेने से बच सकते हैं, वहां पर बचना है। समझ में आया क्या? यहां तो लिखना है कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों संबंधी प्रस्ताव क्या किया गया? पारित किया गया 1931 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। The resolution for the inclusion of fundamental right, the resolution मतलब प्रस्ताव for the inclusion of fundamental right, मूल अधिकारों संबंधी प्रस्ताव है ना, कि अब मूल अधिकारों को किसमें शामिल किया जाएगा? संविधान में शामिल किया जाएगा। और ये मांग रखेगी कौन? कांग्रेस। किसके सामने? ब्रिटिशर्स के सामने, क्योंकि उस समय तक हम लोग संप्रभु नहीं थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। और फिर आजाद भारत के आजाद संविधान जो कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949। उसके भाग 3 में कितने मूल अधिकारों को शामिल किया गया? 7 मूल अधिकारों। कितने मूल अधिकारों को? 7। तो लिख लेना 26 नवंबर 1949 में। चौथा पॉइंट ऑन 26 ऑफ नवंबर, ये लिख लिया बेटा? इंग्लिश वाले में लिख लिया ये? ठीक है। रिजोल्यूशन फॉर द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज पास्ड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 7 फंडामेंटल राइट्स वर एडेड। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भाग 3 में 7 मूल अधिकारों को जोड़ा गया। 7 मूल अधिकारों को जोड़ा गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट बताऊंगा जिसको आप ऐड कर लेना इसी में। ठीक है, 7 मूल अधिकारों को जोड़ा गया। अब देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, देखो संविधान में कोई भी परिवर्तन होगा तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? संविधान का क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा बेटा। और संविधान का संशोधन करना पड़ेगा तो क्या आएगा? संविधान संशोधन अधिनियम। जैसे याद करो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इससे प्रस्तावना में प्रीएम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से बताओ? इंटीग्रिटी, वही तो थी। ठीक, सोशलिस्ट, सेकुलर, एंड 3 बताओ बेटा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो यहां भी यदि कुछ जोड़ना है या घटाना है तो क्या करना पड़ेगा? संशोधन। और संशोधन यानी अमेंडमेंट के लिए क्या आएगा? एक्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। तो क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स के अंदर कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया? तो याद रखना 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो यहां पर लिख लेना इसी में, इसी पॉइंट पे ना, चौथा वाला पॉइंट के अंदर क्या क्या लिखे? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भाग 3 में 7 मूल अधिकारों को क्या किया गया? जोड़ा गया। अब आप इतिहास बता रहे तो पूरा इतिहास बताओगे। लिखना संपत्ति के अधिकार को, द राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी
was removed from. Right to property was removed from the fundamental rights by the 44th Constitutional Amendment Act 1978. ठीक है, सीजीपीएससी में एक बार आ गया था, मूल अधिकारों के इतिहास को वर्णित कीजिए। भकवा गए लोग कि मूल अधिकारों का इतिहास क्या है, ये तो हम पढ़े ही नहीं, गुरुजी हमको पढ़ाई नहीं। अरे पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है और मेंस के लिए भी पढ़ना है। सबसे पहले क्या बोला बेटा? सबसे पहला 1895, क्या बोला? 1895। कौन? बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने सर्वप्रथम मांग उठाई किसकी? मूल अधिकार। किसकी? मूल अधिकार। 1928 में कौन आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन सी रिपोर्ट आई? नेहरू रिपोर्ट। इसमें संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने की बात की गई, ठीक है, या उसकी मांग की गई। तो डिमांड फॉर द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस डिमांड को एक्सेप्ट कब किया गया? 3 साल बाद 1931 में, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कौन सा अधिवेशन हुआ? कराची अधिवेशन। और वहां मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया। और अंतिम में मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भाग 3 के अंदर कितने मूल अधिकार शामिल किए गए? 7, जिसमें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 बाय द 44th Constitutional Amendment 1978 the right to property was removed from the fundamental right, यानी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब देखो, जब आपको इतना क्लियर हो गया तो अब एक प्रश्न आता है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को हटा करके क्या बनाया गया, और इसमें हम लोग एक 2 नंबर का सवाल लिखेंगे। पहले समझ लेते हैं। मैंने कहा था आपको कि अधिकार 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनको अपनी समाज स्वीकृति प्रदान करता है, इनको एक जिनको कानून। कानून में भी जो क्या है? संवैधानिक और गैर संवैधानिक या सांविधिक अधिकार, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताना सही है कि गलत है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संपत्ति के अधिकार को एक सांविधिक अधिकार बनाया गया। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ स्टैट्यूटरी राइट। सही की गलत है? सही की गलत है? सरासर गलत है बेटा। इसको संविधान से बाहर नहीं निकाला। किससे बाहर निकाला? भाग 3 से। और भाग 3 में क्या है आपका? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। इससे बाहर निकाल करके भाग 12 में डाला। किस में डाला? भाग 12। और संविधान के अंदर कितने भाग हैं? 22 भाग। क्यों सर 22 भाग में 12 भाग में डाला? क्योंकि बेटा 12वां भाग कहता है वित्त और संपत्ति, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। और यदि वित्त और संपत्ति की बात कौन कर रहा है? भाग 12। तो संपत्ति के अधिकार को किसमें डालेंगे? भाग 12। तो याद रखना, अनुच्छेद 31 में था ये। किसमें था? अनुच्छेद 31, आर्टिकल 31। अब डाल के इसको भाग 12 में कौन से अनुच्छेद के तहत डाल दिया गया? 300A, आर्टिकल 300A। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये बाद में जुड़ा है, ठीक है। 300 और 300 की एक के बीच में जगह नहीं होगी, तो 300A। समझ में आ गया? ठीक है। तो क्या बोला? भाग 3 में क्या है आपका? मूल अधिकार। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 31। इसको निकाल के कहां डाला गया? भाग 12, पार्ट 12, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, वित्त और संपत्ति। अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 300A। इसलिए यदि मैं कहूं कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सांविधिक अधिकार बना दिया गया, स्टैट्यूटरी राइट बना दिया गया, तो क्या हो जाएगा? सरासर गलत हो जाएगा। ये भाग 3 से निकाला गया। लेकिन मैंने आपको बताया था भाग 3 के अलावा किसी भी भाग में यदि वो क्या होगा? वर्णित होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? क्या बोलेंगे? संवैधानिक अधिकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संवैधानिक अधिकार। तो भाग 3 के अलावा किसी भी भाग में वर्णित होगा तो क्या बोलेंगे उसको? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 31 से हटाकर संपत्ति के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। कौन से भाग के अंतर्गत? भाग 12, वित्त और संपत्ति। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 300। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो संवैधानिक तो है बेटा, संविधान के अंदर है, वो संवैधानिक है, लेकिन अब इसको छीना जा सकता है, इसलिए मूल अधिकार नहीं है। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या?
समझ में आ गया? ठीक, अब देखो संवैधानिक अधिकार बोलता है एनसीईआरटी में। लक्ष्मीकांत देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है विधिक अधिकार। क्या लिखा हुआ है? विधिक, यानी कानूनी अधिकार, लीगल राइट। डीडी बसु देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है वैधानिक अधिकार, यानी लीगल राइट। कानूनी, विधिक, वैधानिक सब ओके है, क्योंकि हर संवैधानिक, हर मूल अधिकार क्या होता है? संवैधानिक अधिकार। हर संवैधानिक अधिकार क्या होता है? एक कानूनी अधिकार। तो यदि बोले कि संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार, तो कोई गलत वाली बात नहीं है। गलत कब होगा? जब क्या कह दे? सांविधिक कह दे। क्या कह दे बेटा? सांविधिक। तो कानूनी बोले, विधिक बोले, कानूनी बोले, विधिक बोले, संवैधानिक बोले, क्या बोले? कानूनी, क्या बोले? विधिक, क्या बोले? संवैधानिक। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी बोले सही है। स्टैट्यूटरी बोले या सांविधिक बोले तो गलत है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो क्या बोला मैंने? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार, एक विधिक अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार, ना कि सांविधिक अधिकार। क्योंकि सांविधिक मतलब संविधान से बाहर। संविधान से बाहर नहीं किया सर, संविधान के 22 भागों में भाग 12 में डाल दिया। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन लिखना 2 नंबर में। क्वेश्चन लिखना 2 नंबर में कि संपत्ति का अधिकार, इन्वर्टेड कॉमन में, संपत्ति का अधिकार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू प्रॉपर्टी? हाँ क्या? इसके सामने क्वेश्चन होगा, ये लिखा हुआ और इसी के नीचे लिखना हो, इसको अलग जगह लिखना चाहिए। हाँ, अलग जगह लिखना चाहिए। मेरे को एक फैकल्टी बता रहे थे कि मेंस के बच्चे बहुत पुअर हैं। ऐसा है क्या? पुअर हैं आप लोग? हाँ, पुअर आपकी एक्टिविटी आपको बता रही है। अब आपको पुअर नहीं दिखाना है अपने आप को, क्या दिखाना है? स्ट्रॉन्ग। समझ में आया? हर सब्जेक्ट में अपने आप को क्या दिखाना है? स्ट्रॉन्ग। और वो कला आपके अंदर क्या होनी चाहिए? डेवलप। नहीं तो मेरे अंदर कोई मतलब नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोगों को खूब मेहनत करनी। क्या करनी है? खूब मेहनत करनी। ठीक है, चलिए लिखेंगे 2 नंबर में 30 शब्दों में। अरे एक बार में सुना करो ना भैया। संपत्ति के अधिकार से आप क्या समझते हैं? इतना ही तो बोला। व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू प्रॉपर्टी? लिखो, चलो शुरू करो, बिना देखे लिखो। जो टाइम लिमिट नहीं, अपनी अपनी घड़ी लगाओ और देख के लिखो। 1 मिनट 48 सेकंड में आपको लिखना है। चलो मैं ही बोल देता हूं। चलो शुरू करो। मैं नहीं मानता आप लोग पुअर हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। हाँ, थोड़े डेढ़ होशियार जरूर हो, लेकिन होशियार हो। चलिए स्टॉप 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 स्टॉप, हो गया। ठीक, आप देखो भैया क्या क्या लिखे हैं।
देखिए इनकी कॉपी सबको पढ़ के बताऊंगा। संपत्ति के अधिकार को 1931 के सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन के तहत संविधान के मूल अधिकार में शामिल किया गया। फिर उसके बाद हटाने वाला भी दिख रहा है। क्या लिखे हो भैया, कुछ भी यार। मैं मूल अधिकारों, मैं संपत्ति का अधिकार पूछ रहा हूँ। यहाँ क्या पूछ रहा हूँ बेटा, मैं आपको ये जो पढ़ाया हूँ आप थोड़ा आराम से रिलैक्स होके मूल अधिकारों का इतिहास, और यहाँ पर मैं क्या पूछ रहा हूँ बेटा आपको, संपत्ति का अधिकार। समझ में आया? ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ बेटे के बारे में, आप उसका वंश वृक्ष से शुरू कर रहे हो, सीधा बेटे पे आओ। ये देखो इतना बढ़िया आंसर इन्होंने लिखा, यही सबसे अच्छा आंसर है। संपत्ति के अधिकार संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत लिखित एक संवैधानिक अधिकार है जिसे प्रारंभ में मूल अधिकारों में स्थान दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात हटा दिया गया। बार बार भाग 12 मत लिखो ना, इसे आप यदि कंप्लीट भी नहीं कर पाए, पश्चात हटा दिया गया। बहुत बढ़िया आंसर है, सबसे बेस्ट आंसर है। क्या? संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300, डिफाइन नहीं करना है संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत अंतर्गत लिखित एक संवैधानिक अधिकार है जिसे प्रारंभ में मूल अधिकारों में स्थान दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से इसे हटा दिया गया। समझ में आया? वो यही पूछना चाह रहा है आपसे। आप जो डेफिनेशन लिख रहे हैं वो ये नहीं पूछना चाह रहा कि नागरिकों को जीवन यापन संचालित करने के लिए जो आर्थिक चीजों की जरूरत पड़ती है, ये गपबाजी हो गया। हालांकि आप लिखना चाह रहे थे, मैं समझ रहा हूं, लेकिन 30 शब्दों में आपके पास शब्द ही नहीं। हाँ, यदि आपसे 4 नंबर में पूछता तो आप ये लिखते। कितने नंबर में पूछता? 4 नंबर। जब मैंने आपको कहा यदि आपसे 2 नंबर में पूछेगा, आपको लिख के भी मैंने दिखाया, 2 नंबर में पूछेगा तो क्या लिखना है? ये। और जब 4 नंबर में पूछेगा तो क्या लिखना है? ये और ये। समझ में आया? तो क्वेश्चन की प्रकृति के हिसाब से गलत नहीं लिख रहे हैं आप, लेकिन 2 नंबर का आपके पास जगह ही नहीं है लिखने के लिए, क्योंकि आपको मेन पॉइंट को शामिल करना है। क्या बोलोगे? द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, अभी प्रेजेंट से शुरू करो, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर Part 12, Article 300A. It was previously a fundamental right which was removed by the 44th Constitutional Amendment Act 1978. क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जो कि प्रारंभ में संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णित था। 44वें संविधान, बहुत बढ़िया, इन्होंने भी बहुत बढ़िया लिखा है। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार। देखिए आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, ये नहीं कि उसको फॉलो करना है या इनको फॉलो करना है। इन्होंने दूसरे तरीके से लिखा, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि प्रारंभ में संविधान के भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णित था, which was previously mentioned in the part 3 article 31 of the constitution। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 में रखा गया। by the 44th constitutional amendment act it was removed from the part 3 in the part 12 under article 300A। क्लियर हो गया? ठीक है, इस प्रकार से अपने आंसर्स को लिखना है आराम से, रिलैक्स होके। ठीक है, गलतियां करना अच्छी बात है, गलतियों में सुधार करना उससे और अच्छी बात, ना करना गंदी बात है। समझ में आ गया? तो गलतियां सबसे होती हैं, उसमें क्या करना है? हमको लगातार सुधार करना है और परीक्षा पर प्रहार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके आगे कल हम लोग एक एक आर्टिकल को देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? समानता का अधिकार। आज हमने पूरी पृष्ठभूमि समझी, मूल अधिकारों का इतिहास देखा, कौन कौन से मूल अधिकार हैं वो देखा, संपत्ति का अधिकार क्या होता है वो देखा, मूल अधिकारों से संबंधित जो सीधा सीधा प्रश्न आता है उसको कैसे लिखना है वो देखा। क्लियर हो गया? ठीक, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।